नमस्कार। ईरान अमेरिका के बीच छुटपुट हमले अब पूर्ण युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप ने सीज फायर खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इधर कल ही 140 ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के दावे किए गए हैं और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी यह दावा किया गया है कि कई अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया गया है। दोस्तों, जो ये युद्ध है, ये पूर्ण युद्ध जो दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए हो रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही हमले शुरू हुए तैसे ही कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो 5% और बढ़ गई हैं। तो सबकी नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के चल रहे अमेरिका और ईरान के बीच इस युद्ध पर है। और इस नई छिड़ी जंग, इस फिर से छिड़ी जंग पर आज हम फिर से बात करने के लिए बैठ गए हैं। हमारे साथ मिडल ईस्ट के जानकार सैयद आसिफ जहाँ जी हैं, जो बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, मिडल ईस्ट की खबर बहुत अच्छे से रखते हैं। आसिफ साहब, जरा बताइए कि यह चल क्या रहा है। अमेरिका के हाथ कुछ लगा नहीं है, ना तो ईरान का तेल, ना तो यूरेनियम और ना ही होर्मुज, लेकिन जंग फिर से छिड़ गई है। क्या कहना चाहते हैं? जी, जंग अगर ना हो ज्यादा अच्छा है। इंसानियत दुनिया दुनिया पीस ऑफ द वर्ल्ड। जंग कोई अच्छी चीज नहीं है, मगर ये जंग हम सब जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये जंग ऐसी जंग है जो ईरान पर थोपी है। ईरान ने कभी नहीं चाहा कि जंग शुरू। ईरान ने अपनी तरफ से, बल्कि मैं थोड़ा और ऐड करूं, वो भी हम सब जानते हैं, दर्शक जानते हैं, ईरान ने अपनी तरफ से सारी वो कोशिशें की कि जिससे ये जंग अवॉइड हो, ये जंग ना हो। उन्होंने जो पर्यवेक्षक थे इंटरनेशनल, उनको उन्होंने यूरेनियम साइट्स विजिट कराई। मरहूम आयतुल्लाह खामनेई साहब ने फतवा जारी किया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना हराम है और ईरान कभी ये नहीं करे। तो इस तरह के ईरान ने सारे स्टेप्स वो लिए कि ये जंग कभी छिड़ने ना पाए। इसके बावजूद ईरान पर ये जंग थोप दी गई, ईरान पे जंग मुसल्लत कर दी। और ये भी दुनिया जानती है कि इस जंग को थोपने के पीछे सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण है वो नेतन्याहू और इसराइल। ईरान ने नेतन्याहू से कोई अपनी किसी चीज को लेकर के कोई क्लैश नहीं रहा। ईरान का नेतन्याहू और इसराइल से जो क्लैश है वो इंसानियत को लेके था, वो पीस ऑफ द वर्ल्ड को लेके था। आसिफ साहब, एक बात बताइए कि बात क्यों नहीं बन पा रही है? इतनी बार आप कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर ये युद्ध थोपा गया है, तमाम लोगों को लगता है, लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो झेल रही है वो पूरी दुनिया झेल रही है। अभी जैसे युद्ध की हमलों की खबरें आई तैसे ही 5% कीमतें और बढ़ गई है। मार जो पड़ेगी वो पूरी दुनिया पर पड़ेगी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि बात बन क्यों नहीं पा रही है? क्या IRGC में और ईरानी सरकार के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, या फिर ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है? ये प्रॉब्लम आ रही है। इशू क्या है? देखिए, अगर हम इसको ईरान साइड में ले जाते तो ये सब स्पेकुलेशंस बहुत से हैं IRGC और ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, सरकार को लेके। लोग ये भी कह रहे हैं कि IRGC जो है वो ओवर रूल कर रही है गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट को। ये सब स्पेकुलेशंस है, इनमें नहीं पड़ते हैं, क्योंकि और इसमें ना पड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ना जंग शुरू करने में, ना जंग रीस्टार्ट करने में, ना सीज फायर ब्रेक करने में कहीं भी ईरान ने पहल नहीं। तो जब ईरान ने पहल नहीं की तो हमारा चश्मा, हमारा जो लेंस है वो ईरान की तरफ ना होके वो दूसरे साइड में होना चाहिए ना। हमें ये देखना चाहिए कि क्या दूसरे साइड ने ऐसा किया कि ये सीज फायर ब्रेक हो। तो यस, अमेरिका ने बार बार ये किया कि सीज फायर। ईरान ने पहले दिन से ये कह दिया कि हमारा यूरेनियम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और हमारा जो ब्लॉक एसेट है, ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर हम किसी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं करें। अमेरिका ने पहले ना 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 किया, फिर उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स मान भी लिए। अब अगर कोई इशू बीच में बचा तो वो इजराइल बचा, वो नेतन्याहू बचा। नेतन्याहू कभी नहीं चाहते कि इस एरिया में शांति हो। युद्ध खत्म होने और एरिया में शांति का मतलब है नेतन्याहू की अपनी पॉलिटिक्स का खात्मा।
नेतन्याहू क्या जेल जाए। नेतन्याहू के सर पे एक तलवार लटक रही, वो ये चाहते हैं कि जंग छिड़ी रहे, भले ही वो छुटपुट हो, फुल फ्लेज वॉर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर वो ये चाहते हैं। और ये सिर्फ वही, जैसे हिंदी में वो है रक्त पिपासु, ये सिर्फ एक रक्त की पिपासा है नेतन्याहू की, कि वो ये चाहते हैं कि ये जंग छिड़ी रहे। और लेकिन अमेरिका अब जो मेन लड़ाई दिखाई दे रही है आसिफ साहब, वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के है। मेन लड़ाई हॉर्मुज को लेकर के ही, उस पर कंट्रोलिंग पावर को लेकर के है। तो ईरान के बीच और अमेरिका के बीच ऐसा कौन सा इशू है जो बन नहीं पा रहा है? क्योंकि बातचीत तो हो गई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, खुल भी गया था हॉर्मुज, लेकिन अब ये दोबारा क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ गए हैं जिसकी वजह से फिर युद्ध जैसे हालात हो गए? जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी खुला नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने जो कहा कि हमने माइंस बिछा रखी हैं, माइंस अभी तक पूरी तरह से कभी साफ नहीं हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने जो अपने जंगी जहाज बिठाल करके पहरा लगा दिया, वो पहरा पूरी तरह से कभी हटा नहीं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये कहना तो गलत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी पूरी तरह से खुला। हाँ, और ये भी वो है कि ईरान ने कभी ये भी नहीं कहा कि हम उस जो टोल लगा दिया है कि हम ये हम नहीं कलेक्ट करेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा जब भी खुला है, जिन भी जहाजों के लिए खुला है, वो कंडीशनल ही रहा है। ईरान ने परमिशन दी तो कंडीशन उसके ऊपर थी। एक, जिन्होंने पैसे दिए उनको परमिशन मिली, और जिन्होंने पैसे दिए और उनको परमिशन मिली, उनको फिर अमेरिका ने अटैक किया, जैसे इंडियन शिप्स को किया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी पूरी तरह से खुला नहीं, और इसमें भी वही है, एक तरफ ये जिद है कि आप उसको फ्री कर दीजिए। ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया से कोशिश की आर्मी कलेक्ट करके ईरान पर दबाव डालें और ईरान से कहें कि हॉर्मुज खोल दे। ईरान ने इन 3 चीजों को कंडीशनल नहीं रखा है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो ईरान कह रहा है अनकंडीशनली हमें चाहिए। यूरेनियम अपने पास रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में रहेगा, और एसेट्स जो है वो उनको फ्री कर देंगे। अमेरिका इन तीनों चीजों को मान चुका है और फिर भी नहीं मान रहा है, फिर भी बार बार हमले कर रहा है। अमेरिका का ये जो पिछला हमला था, जो आयतुल्लाह खामनेई के फ्यूनरल के बीच में हुआ, वो तो बिल्कुल ही, मतलब पूरी दुनिया को उसको कंडेम करना चाहिए। इन लोगों ने, अमेरिका ने और इजराइल ने बार बार इस पूरे मामले में इंटरनेशनल लॉस को, इंसानियत को तार तार किया है, दागदार किया है, और किसी चीज की, किसी कानून की ये परवाह नहीं कर, किसी इंटरनेशनल लॉ को ये नहीं मान रहे, इंसानियत को ये नहीं मान रहे। तो क्या सारा मामला कहीं ना कहीं ईरान के लिए हॉर्मुज न्यूक्लियर से ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, ईरान ने कभी इन दोनों को दो पल्ले पे रख करके तौला नहीं है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। ईरान ने न्यूक्लियर तो कभी बनाने की बात ही नहीं की, हॉर्मुज नहीं, लेकिन यूरेनियम ना देने की बात कही। यूरेनियम नहीं देंगे, नहीं, मगर यूरेनियम को वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम यूरेनियम से एटम बम यूज बनाएंगे। ईरान ने कभी ये नहीं कहा कि हम यूरेनियम का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज के लिए करेंगे। हाँ, ईरान ये जरूर कह रहा है कि हम यूरेनियम एनरिच जो है हमारे पास, वो हम अपने पास रखेंगे और उसको हम पीसफुल मीन्स के लिए यूज करें। ये ईरान का अपना हक है, ईरान को राइट है। इजराइल को आपने कुछ नहीं कहा। इजराइल वो जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ, मतलब खुल के जो आदमी, वो जो देश ऐसी हरकतें कर रहा है, उसको आपने जब वो बना लिया तो उसको आपने कुछ नहीं कहा। ईरान के ऊपर तो ऐसा कोई धब्बा, ऐसा कोई दाग नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम है? ईरान को आप यूरेनियम रखने दीजिए, ईरान को पीसफुल मीन्स के लिए, उसको डेवलपमेंट्स के लिए यूज करने दीजिए, क्या प्रॉब्लम? क्यों दुनिया ईरान को दो तरह से देखती है? ईरान के लिए आपके पास एक अलग चश्मा है, और दूसरे इजराइल और दूसरे लोगों के लिए अलग चश्मा। ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं। लेकिन आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसको थोड़ा विस्तार से दर्शकों को समझाइए, क्योंकि
फिर मैं वही बात बार बार बोल रही हूँ कि ये जो युद्ध है अब ये पूरी तरह से होर्मुज पर ही टिका हुआ है, मेन लड़ाई होर्मुज की ही है। तो अमेरिका को होर्मुज क्यों चाहिए और ईरान के लिए वो आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? ये आपके बहुत अच्छा सवाल। इसमें मैं थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा इसमें। देखिए, हुर्मुज कुदरत का एक ऐसा तोहफा है ईरान को, जो जिसको ईरान ने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसके पहले ईरान ने कभी कुवैत वॉर में जब ईरान के ऊपर हमले हुए तब, ईरान इराक वॉर में जब अमेरिका ने खुल के इराक का साथ दिया और ईरान के खिलाफ सब कुछ इवन ईरान इससे ने कभी पहले भी जब ईरान के कई साइंटिस्ट मारे गए थे तब भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया। होर्मुज पर कभी उन्होंने वो नहीं किया। इस बार का देखिए, इस बार का प्रज्ञा जी मामला अलग। आप ईरान को अगर अगर बिल्कुल एक इंसाफ की नजर से अगर ईरान को अगर देखें, ईरान 40 सालों से सैंक्शंस, दुनिया भर के सैंक्शंस झेल के खड़ा था। ईरान, जब ये सैंक्शंस का दौर शुरू हुआ तो ईरान में जो प्रोडक्शन है वो ना के बराबर था। इन 40 सालों में ईरानियंस ने अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी आत्मनिर्भरता को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि आज दुनिया दंग है उन चीजों को। आज ईरान हर चीज बना रहा है। आज बहुत से देश हैं, मैं अगर बात करूं भारत और अमेरिका के रिश्तों की, तो बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो देशवासियों को बहुत बुरी लगी, बहुत बेइज्जती महसूस हुई हर एक को। मगर हमारी सरकार ने खुल के जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे दबाव है, IMF से लेके, वर्ल्ड बैंक से लेके, दूसरे देशों से हमने बहुत से पैसे ले रखे हैं, हमारे ऊपर बहुत सारा दबाव। ईरान इस तरह से इसलिए खड़ा हुआ कि ईरान पर ऐसा कोई दबाव, ईरान ने कोई वर्ल्ड बैंक से, कोई IMF से, कोई किसी इंटरनेशनल एजेंसी से, किसी कंट्री से कोई लोन नहीं ले रखा है। कोई ईरान की नस नहीं दब रही है कहीं भी। ईरान इसलिए खुल के खड़ा हो पाया। ईरान ने तो, एक तो यह कि ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज को इतना बढ़ा दिया, और दूसरा ये कि ईरान किसी पर डिपेंड नहीं था। इसलिए अच्छा, एक और चीज ये भी है कि ईरान के पीछे भी कोई नहीं खड़ा था। अमेरिका और इजराइल के पीछे दर्जन भर, 2 दर्जन इस्लामिक मुल्क खड़े थे। इस्लामिक मुल्क, ईरान के पड़ोसी देश सब पिट्ठू थे अमेरिका और इजराइल के। आज तक गाने गा रहे हैं, उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। ईरान के साथ कोई नहीं था। चीन और रूस अगर है भी तो ये सरकार में शामिल दल नहीं है, ये बाहर से समर्थन देने वाले दल हैं। तो ईरान सिर्फ अपने बलबूते पर था, और इस बलबूते पर ईरान ने उस जंग का सामना किया जो ईरानी अवाम के लिए, और जिस जंग ने पहले ही दिन उनके सबसे बड़े नेता को, उनके सबसे बड़े लीडर को, जिनको पूरा ईरान बेहद इज्जत और मोहब्बत की नजर से देखता है, उनको शहीद कर दिया, उनकी आधी फैमिली को शहीद। इस जंग में ईरान के पास अब और कौन सा तुरुप का पत्ता था ऐसा जिससे वो दुनिया की रग दबा सके। ईरान ने इसलिए इस बार हुर्मुज की बात की, और हुर्मुज वो रास्ता है जहां से दुनिया का 1/3, 1/4 ऑयल गुजरता है। हुर्मुज को बंद करने का मतलब ये होता है, और ये कुदरत का तोहफा है ईरान को। आप ये मानिए, ये नेचर ने खुद ईरान को गिफ्ट किया हुआ है। ईरान ने उस गिफ्ट का जिंदगी में पहली बार फायदा उठाया। ईरान पर 40 साल सैंक्शन रहे। अगर ईरान की नीयत हुर्मुज से पैसा कमाने की होती तो 40 साल पहले ईरान ने, जब सैंक्शन लगे थे, ईरान को यहाँ एक टोल नाका बना के और पैसे कलेक्ट करने शुरू कर देने चाहिए थे। ईरान ने नहीं किया उस वक्त, जो कि शायद बिल्कुल सही किया। अगर उस वक्त ईरान करता तो ये सारे देश मिलके ईरान को खा जाते। आज ईरान एक अलग जगह पे खड़ा। आज ईरान वहां खड़ा है जहां उसके पास मिसाइल्स हैं जिनकी मारक क्षमता दुनिया को पागल बना दे। 2000, 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता दुनिया ने सोचा भी नहीं था। ईरान ने मिसाइल सिटी पूरे बना रखे हैं जमीन के हजारों फीट नीचे। ये वो विजुअल्स हैं जो दुनिया ने देखे तो मतलब लोगों के होश उड़ गए। तो ईरान के पास ऐसी हालत, इंसाफ का तकाजा यही है
कि ईरान के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था अपनी इज्जत, अपनी सोवरेनिटी, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए। ईरान ने दुनिया ने ईरान को कुछ नहीं दिया। अच्छा हाँ, एक और चीज ये है कि ईरान ने दुनिया को क्या क्या नहीं दिया। कल्चर दिया है, मेडिकल साइंस दी है, ईरान ने क्या क्या नहीं दिया है। आप देखिए, ये हमारा बिल्कुल कोई ठीक भी बात दर्शक कह रहे हैं चाहे आप तो आसिफ गूगल साहब, करके ये देख पूरी ले। पूरी दुनिया जानती है। दुनिया ने क्या भारत दिया मतलब ईरान? दुनिया ने सिर्फ दर्द दिया, गम दिया, सदमा दिया। तो ईरान ने ये एक रिटर्न गिफ्ट दिया है हॉर्मुज के तौर पर कि अब अगर हमें दबाओगे तो हम इसको दबाएं। तुम हमें लेकिन दबाने की देखिए, कोशिश करोगे, हम हॉर्मुज पर पहरा लगा देंगे, कोई जहाज नहीं गुजरेगा, कहीं तेल नहीं पहुंचेगा। अमेरिका से लेके पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। बिल्कुल, ऑयल और हाहाकार खरीद मचा हुआ है आसिफ साहब। देखिए, हर एग्जैक्टली जो शांति प्रिय देश है वो यही चाहेगा कि युद्ध किसी भी बात का हल नहीं होता है, युद्ध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो ही नहीं पा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप किसको मानते हैं, और वो कौन सी अमेरिका बड़ी शक्तियां हैं जो अमेरिका और चाहती इसराइल हैं कि मिडिल ईस्ट में कभी शांति, और क्यों नहीं चाहती हैं? क्या फायदा है इससे उनका? अमेरिका और इसराइल अमेरिका और क्या इसराइल फायदा? अमेरिका ये दुनिया जानती है कि ये लोग जंग क्यों चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी इकोनॉमी वॉर बेस्ड इकोनॉमी लेके बैठे हैं, खासतौर से इसराइल। दुनिया में जंग होगी तो इनके हथियार बिकेंगे, दुनिया में जंग होगी तो लोग इनके पास आएंगे, इनके आयरन डोम बिकेंगे। हालांकि ईरान ने ठीक है वो सब हवा निकाल दी, मगर अभी तक तो यही हो रहा था। हमने खरीदे हैं उनसे, क्या क्या नहीं खरीदा हमने उनसे, पेगासस से लेकर के और आयरन डोम से लेके और क्या क्या। दुनिया भर में वॉर ही वो है। इंडिया पाकिस्तान क्या इशू है? हम दो घर हैं क्या है? नहीं, मगर नहीं चाहती हैं कुछ पावर्स, नहीं चाहती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस हो। दुनिया भर में जंग खड़ा करने का की जो वजह है वो इसराइल और अमेरिका है। और ये वॉर बेस्ड वो है। यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या हो रहा है? उन्होंने यूक्रेन को पहले हथियार दिए और फिर उसके बाद हाथ खींच लिया। कभी वो रूस के सपोर्ट की बात करते हैं और कभी वो यूक्रेन को हथियार देने की बात करते हैं। एनीवे, वापस आते हैं ईरान और उसके इस जंग के ऊपर। तो ईरान ने, फिर मैं अपनी बात को रिपीट करूं जो मैंने पहले कही थी, ना ईरान ने जंग शुरू की, ना ईरान ने कोई भी सीज फायर, पाकिस्तान वाला वो जो हुआ था वहां से लेके और अभी तक का कोई भी सीज फायर ईरान ने वायलेट नहीं, और ये जंग ईरान ने शुरू नहीं। तो अब दुनिया की नजरें घूमनी चाहिए इसराइल की तरफ और अमेरिका की तरफ, और दुनिया को इन दोनों लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इन देशों को इनसे अपने संबंधों का एक वो जो एजेंसी दुनिया ने बना रखी है जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस है, टीथलेस एजेंसी, जिसकी कोई कदर नहीं है, ना उसकी अमेरिका सुनता है ना उसकी इसराइल सुनता है। क्यों ऐसी, क्यों लेकिन हमने ऐसी अब दुनिया? आसिफ साहब, ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है सीज फायर खत्म करने का। तो अब जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो इस तरह की दिख रही हैं कि अब ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। तो अब अगर ये युद्ध, ये जंग फिर से शुरू होता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकती हैं और कितना नुकसान दुनिया को झेलने को मिलेगा? तबाही के और बहुत से मंजर हमें देखने को मिलेंगे। ईरान ने पहले दिन ही ये बात कह दी कि शुरू आपने किया है, खत्म हम। ईरान ईरान अभी के भी जो अपनी विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, वो भी ये बात कई बार इवन इस्माइल बघई वो भी ये बात कह रहे हैं कि जो तमाम एमओयू ब्रीच हुआ है वो अमेरिका की वजह से हुआ है, और अमेरिका यानी ट्रंप ये बात कहते हैं कि ईरान की वजह से हुआ है। देखिए, मैं याद दिलाऊं, बहुत पहले जब पाकिस्तान वाले नेगोशिएशन के टाइम पर ईरान ने एक शर्त ये लगाई थी, बहुत सी जो शर्तें थी उसमें एक शर्त ये थी कि ये जो जंग खत्म होगी वो परमानेंटली खत्म होनी चाहिए। ईरान ये जानता है, ईरान ये अच्छी तरह से जानता है, और वही बात सही साबित हुई है कि बार बार ये वायलेशन होता रहा, बार बार ये सीज फायर वायलेट करते रहे, जंग खत्म नहीं हुई।
ईरान ने इसीलिए ये कहा था कि हमें गारंटी चाहिए है कि ये परमानेंट सोल्यूशन हो, और ये परमानेंट सोल्यूशन आज तक अमेरिका सामने नहीं रख सका। और उसकी तो शायद ये सबसे बड़ी वजह सोल्यूशन कैसे होगा आसिफ साहब? इस बार तो ये बात हुई थी कि ये जंग परमानेंटली खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी छुटपुट हमले शुरू हो गए और अब ये हालात है कि फिर से जंग शुरू होने जा रही है, जंग छिड़ने जा रही है। ये परमानेंट सोल्यूशन होगा कैसे? कौन करवा पाएगा? प्रज्ञा जी, अमेरिका, प्रज्ञा जी, मैं एक चीज, मेरी अपनी वो है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि सच जो है वो दो तरह का, एक सच होता है जो एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, वो बंद कमरे का सच होता है, और एक दूसरा सच होता है जो बंद कमरे में बैठे लोग पब्लिक कंजम्पशन के लिए फैब्रिकेट करते हैं। हम तक हमेशा वही सच पहुंचता है जो बंद कमरे में बैठे लोग फैब्रिकेट करके हम तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि मानो कि ये सच है। बंद कमरे का सच स्पेकुलेट होता है, मगर वो सामने नहीं आता। वो अगर सामने भी आ जाता है तो लोग यकीन। अमेरिका, जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो हमेशा होती नहीं है। अमेरिका, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को रूल, क्या ये सच है? नहीं, ये पब्लिक कंजम्पशन का बनाया हुआ सच है। एक्चुअल सच जो है वो ये है कि अमेरिका आज नहीं, 10, 20, 25 साल से, 50 साल से यहूदी लॉबी है, साइनिस्ट लॉबी है जो रूल। ये साइनिस्ट लॉबी अमेरिका के सारे बड़े फैसलों को ये डिजाइन करती है, ये अप्रूव करती है, और तब वो लागू हो। और ये साइनिस्ट लॉबी नहीं चाहती है कि ये जंग रुके, ये जंग खत्म। इनके मुझे उसमें वो नहीं जाना, वो ग्रेटर इसराइल और क्या क्या उनके मंसूबे हैं, जो उनकी प्लानिंग्स है, वो इस जंग को होली वॉर के तौर पर देखते, और ये यहूदियों का जिहाद मैं कहूँ कि उस तरह से देखते हैं, धर्म युद्ध है उनके, और इसके थ्रू वो अपने उन ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं जो होली स्क्रिप्चर्स में मौजूद। जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा, जब तक अमेरिका अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने फैसले खुद नहीं करेगा, ये चीजें बार बार दुनिया के सामने, इससे ज्यादा एक खबर अभी अभी की ये भी है आसिफ साहब की, जो एक अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो कि बड़े ज़ायोनिस्ट नेता रहे हैं, आज उनकी मौत की खबर भी निकल करके आई। ईरान में कई लोगों को बधाइयां दी गई इस बात को लेकर के, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जो बड़ी लड़ाई है उसके पीछे इनको एक बड़ी भूमिका निभाते हुए देखा जाता रहा है। तो ये बड़ी घटना, ये बड़ी घटना आज हुई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें समय देते हैं और दर्शकों को समझाते हैं कि किस तरीके से ये मिडिल ईस्ट का युद्ध हर दिन बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से ये शांत हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी इंटेलेक्चुअल राय में हमेशा जी हमें हमेशा चाहिए होगी, हमें हमेशा जरूरत होगी कि आप आकर के बताएं और दर्शकों को समझाएं कि ये चल क्या रहा है, और नब्ज को पकड़ के बताएं कि मिडिल ईस्ट का युद्ध में क्या कुछ अपडेट्स है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। और ट्रंप ने सीज फायर का खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब देखना यह है कि आगे आगे होता है कि हम तमाम अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।